वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के अंतर्गत अभी आप सभी जानते हैं एक एरिया सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, वो है मिडिल ईस्ट, है ना। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए एक बार मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में समझते हैं और क्यों इस पूरे क्षेत्र को मिडिल ईस्ट के रूप में जानते हैं इसको समझते हैं। कितने देश हैं, दरअसल आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट एक जो है कई सारे महाद्वीपों के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें एशिया महाद्वीप भी है, अफ्रीका महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है। यदि मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो मध्य पूर्व बोलते हैं इसको। 18 से 19 देशों का एक पूरा का पूरा संघ है, जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के संगम वाले क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है। इसके नीचे के देश देखिए जितने भी है, ये सब मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे लाल सागर है, ठीक है, यहाँ पे पारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, ये फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, ऊपर देखिए कैस्पियन सागर है, काला सागर है और ये भूमध्य सागर है, ठीक है। इन सभी इन्हीं के आसपास देखिए चारों तरफ से यहाँ पे वाटर बॉडी भी है और यहाँ पे लैंड एरिया भी है। ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा चर्चा में बना रहता है दो कारणों से। पहला तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे खनिज संपदा तेल है, ठीक है, तेल बहुत ज़्यादा है। तो एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये देश कौन कौन से हैं, और इस देश को हम एक रूप में और देखते हैं, वाना कंट्री के तौर पे भी देखते हैं। वाना कंट्री का मतलब होता है वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, उसको वाना बोलते हैं। डब्लू का मतलब वेस्ट एशिया, WA, और नॉर्थ अफ्रीका, ये है वाना कंट्री, ठीक है। तो एक बार पहले इनके देश देखेंगे, फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी को इसको हम क्या बोलते हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका का चौराहा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सभी देशों का एक चौराहे के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हरमुज स्ट्रेट है, यहाँ पे लाल सागर है, सुएज नहर है, भूमध्य सागर है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। ज़्यादातर क्षेत्र रेगिस्तानी है यहाँ पे। यदि हम जलवायु की बात करें तो ज़्यादातर रेगिस्तानी है, गर्म और शुष्क रेगिस्तान है, चाहे सऊदी अरब हो, है ना। और तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरिया हैं, ज़्यादातर देखिए तटों के साथ जुड़े हुए एरिया हैं, जितने भी हैं कोस्टल एरिया हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इस पूरे क्षेत्र में। सबसे बड़ा कच्चे तेल का क्षेत्र है, यहाँ पे तेल ही तेल है इस पूरे क्षेत्र में। प्राकृतिक गैस का भंडार है इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ पे कई सारी सभ्यताएं भी रही हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये ईरान वाला क्षेत्र है, यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता थी पहले, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक और ईरान वाला रीजन जो आपका है, यहाँ पे मिस्र की सभ्यता थी, इजिप्ट वाला क्षेत्र, ठीक है। तो प्राचीन बहुत सारी सभ्यताएं थी। कई सारे साम्राज्यों का क्षेत्र रहा है यहाँ पे। ऑटोमन साम्राज्य भी रहा है, पर्शियन साम्राज्य रहा है, रोमन साम्राज्य, विजेंटियन साम्राज्य, कई सारे साम्राज्यों का शासन इस क्षेत्र में रहा है। और आधुनिक तौर पे देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र जो है लगातार, ये नया मैप आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डेवलप हुआ है। पहले इस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य, टर्की साम्राज्य चलता था पूरा का पूरा। तो ये सब चीज़ें विश्व के इतिहास में आप देखते हो, मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे कई सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं, है ना। सबसे विवादित क्षेत्रों में भी विश्व के आता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में पहले देश समझ लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसकी लिस्ट आप लिख भी लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, मध्य पूर्व देश, ठीक है। मध्य पूर्वी देश में एक तो अरब प्रायद्वीप के देश सारे आते हैं। ये अरब प्रायद्वीप है। मैप को एक बार समझिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से पानी के साथ घिरा रहता है, प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री आते हैं यहाँ पे, सऊदी अरब सबसे बड़ा है, यहाँ पे सऊदी अरब है। यहीं पर देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, इसको भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। कितने अमीरात हैं, 7 अमीरातों के बारे में बात हुई थी हमारी। तो सऊदी अरब की राजधानी बताएंगे क्या है, रियाद, ठीक है। UAE की राजधानी क्या है, आबू धाबी। कतर की राजधानी, कतर है यहीं पर, कतर की राजधानी दोहा, कतर है यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा सा द्वीपीय देश है। कतर के बाद अगला है ओमान, यहाँ पर देखिए ओमान है, ये है, ठीक है। हरमुज जल संधि पर ईरान, यहाँ पे देखिए ईरान है और ये ओमान है। इन दोनों के यहाँ पे ओमान का थोड़ा सा विस्तार भी, ओमान के बारे में भी मैप के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो ये आपका क्षेत्र है हरमुज वाला रीजन। तो ओमान की राजधानी मस्कट, वेरी गुड। इसके बाद यहीं पर एक छोटा सा देश है बहरीन, लिखते जाना, देशों के नाम लिखते जाओ सारे।
कौन कौन से देश बता दिए मैंने? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन। बहरीन की राजधानी नहीं, अम्मान नहीं है, बहरीन की है मनामा। मनामा लिख लो। ओमान, ओमान की मस्कट। कुवैत, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से रिच कंट्री, वैसे पूरा क्षेत्र रिच है लेकिन कुवैत बहुत रिच कंट्री है। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। ठीक है। और एक और देश है यहाँ पे देखिए, ये है यमन। यहाँ पर भी ये पूरा क्षेत्र अशांत है। यमन में भी यहाँ पे हौदी विद्रोही हैं। यमन की राजधानी सना। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में कई बार राजधानियाँ आ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। मिडिल ईस्ट के में ये तो आपके अरेबियन प्रायद्वीप के देश हैं। क्लियर है? कौन कौन से एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यमन। अब अगला चलते हैं ऊपर वाला क्षेत्र, ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये पूरा रीजन। देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे गोलन हाइट कहाँ अवस्थित है, जॉर्डन कहाँ अवस्थित है, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं, सब मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देशों के नाम मैं बताऊंगा, इनको लेवेंट क्षेत्र भी कहा जाता है। लेवेंट क्षेत्र में आता है जॉर्डन। जॉर्डन में मृत सागर पाया जाता है आपका। ठीक है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इसके बाद जस्ट बगल में आप देखिएगा यहाँ पे है लेबनान, ऊपर यहाँ पे इजराइल है, इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है, ये है जॉर्डन। जॉर्डन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सीरिया है, सीरिया से ही जुड़ा हुआ है लेबनान। ठीक है, लेबनान, लेबनान की राजधानी बगल में है सीरिया, ये सीरिया की राजधानी दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क। इसके बाद नेक्स्ट अगला इजराइल। इजराइल की दो राजधानियां हैं, एक तो तेल अबीब है और यरूशलेम को भी राजधानी माना गया, अमेरिका ने स्वीकार कर लिया, यरूशलेम को भी दूसरी राजधानी घोषित किया इन्होंने। बहुत विवादित है तेल अबीब और यरूशलेम, कभी भी आता है, दोनों ही राजधानियां हैं इसकी। फिलिस्तीन एक जगह है, विवादित क्षेत्र है, अभी फिलिस्तीन को लगातार इन्वेड कर रहा है इजराइल। गाजा के कई सारे क्षेत्रों को कब्जा कर चुका है इजराइल। ठीक है, तो इसकी राजधानी है रामल्लाह। रामल्लाह फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्लाह। पूर्वी यरूशलेम भी इसकी दूसरी राजधानी है, पूर्वी यरूशलेम और रामल्लाह, ये विवादित क्षेत्र है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूरा लेवेंट एरिया, लेवेंट क्षेत्र। जितने देश बताए मैंने, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, ये टोटल हैं कितने देश? 5 देश। इनको बोलते हैं द लेवेंट क्षेत्र, इसको लेवेंट रीजन कहा जाता है। ये लेवेंट रीजन कहा जाता है इसको। ये अरेबियन प्रायद्वीप हो गया, लेवेंट रीजन भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा मिस्र, अब अफ्रीका चलते हैं थोड़ा सा। मिस्र, इजिप्ट वाला रीजन, इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं काहिरा है। ठीक है, अब मतलब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक और देश है ऊपर, टर्की। टर्की की राजधानी अंकारा है। आंशिक रूप से यूरोप में है, इस्तांबुल वगैरह यूरोप में है, बाकी ज़्यादातर हिस्सा इसका एशिया में अवस्थित है। एशिया और यूरोप दोनों जगह पे है टर्की। एक पर्सन थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, सेब्रे की संधि हुई थी, सेब्रे की संधि से खलीफा का पद खत्म कर दिया गया था, पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था। ये बात अभी की नहीं है, सब 1918 की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। खिलाफत आंदोलन भारत में भी स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे खलीफा के पद को बहाल करने के लिए ये पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड लेवल पे जहाँ पे भी इस्लामिक लोग रहते थे, क्योंकि उनका धार्मिक गुरु के तौर पे खलीफा का पोस्ट था, लेकिन आगे चल के मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा यहाँ पे रेवोल्यूशन लाया गया और उन्होंने इस पद को ही, पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, बहुत आधुनिक हो चुका है टर्की। टर्की जाएंगे आपको इस्तांबुल वगैरह ऐसा लगेगा आप यूरोप में हैं। बहुत सारी इस्लामिक परंपराओं को आधुनिक परंपराओं में ये अपने आप को बना चुका है। इसके बाद इराक, यह है इराक। इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, एक छोटा सा देश है यहाँ पे साइप्रस, भूमध्य सागर में अवस्थित है, इसकी राजधानी है निकोशिया। ठीक है, निकोशिया भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साइप्रस, यहाँ पे अवस्थित है साइप्रस। ठीक है, राजधानी क्या है? निकोशिया।
राजधानी क्या है? निकोशिया। ये सारे देश जितने, एक बार काउंट करके बताइए टोटल कितने हो गए? 17 देश हो गए। ये सारे देश आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं। ठीक है। रणनीतिक स्थिति इनकी क्या है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों का चौराहा कहा जाता है। कई सारे समुद्री व्यापारिक मार्ग यहाँ पर अवस्थित हैं, चाहे हरमुज जल संधि हो, चाहे लाल सागर हो, चाहे वो भूमध्य सागर हो, सब इसी के साथ जुड़े हुए हैं मिडिल ईस्ट के साथ। ठीक है। यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम है बाबल मंडप। ठीक है। यहाँ पे हरमुज है, ये बाबल मंडप। ये भी बहुत स्ट्रेटजिक है, इसे भी बंद कर दिया जाए कभी, मान लीजिए धोखे से यहाँ पे हो जाए। यमन वाला क्षेत्र, यहाँ पे आप देखिए पायरेसी का मुद्दा बहुत बना रहता है, समुद्री लुटेरे लगते हैं इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है। सुएज नहर भी बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है। तो ये जनरल कुछ बातें हैं। अब यदि यहाँ के कल्चर की बात मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। पहली बात, यहाँ पे कई सारे धर्मों का उदय हुआ इस पूरे क्षेत्र में। एक तो यहूदी धर्म है यहाँ पे, इजराइल आप सभी जानते हैं। ठीक है। यहूदी सबसे पुराना धर्मों में से एक माना जाता है। इस्लाम का भी उद्गम इसी क्षेत्र में हुआ। ठीक है। और यही क्षेत्र आपका ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। 3 देशों का संगम वाला क्षेत्र है यहाँ पे। यरूशलेम इन तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल के तौर पे है। इसी कारण से वहाँ पे लगातार विवाद बना हुआ है। ईसा मसीह से भी जुड़ा हुआ है और आगे चल के बहुत सारे पैगंबर्स हैं, उनके साथ यरूशलेम जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है, यहाँ पे अरबी बोली जाती है। ईरान में फ़ारसी बोली जाती है, पर्शियन आपकी लैंग्वेज, तभी यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है। तो फारसी आपकी ईरान में बोली जाती है, ज़्यादातर क्षेत्र अरबी बोलता है। इजराइल वाले लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं। ठीक है। हिब्रू भाषी लोग हैं। यहाँ पर मिडिल ईस्ट को बहुत सारे लोग अरब क्षेत्र के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे कई सारे केवल अरब जाति के लोग यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अरब के अलावा यहाँ पे तुर्क पाए जाते हैं, कुर्द पाए जाते हैं। कुर्दिस्तान की मांग लगातार चल रही है। कुर्दिस्तान कहाँ पे चल रहा है? आपका सीरिया और इराक वाले क्षेत्र से अलग होकर कुर्द लोग यहाँ पे कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। यहूदी क्षेत्र है यहाँ पे, तो बहुत सारे गैर अरब जातियों का भी यहाँ पे, और इंडियन डायस्पोरा बहुत है इस पूरे क्षेत्र में। यदि मैं इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स की बात करूं, तो जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो तेल की राजनीति जो अभी अमेरिका की चल रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेल पूरे इसी क्षेत्र से निर्भर है। ओपेक कंट्रीज के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था क्या किसी सेशन में? है ना। ओपेक मैंने बताया था कितने देश है, ओपेक और ओपेक प्लस मैंने दोनों बताए थे आपको, है ना। एक सेशन में हमारा डिस्कस हुआ था। तो ओपेक कंट्री का समूह यहीं पर है, बेहद शक्तिशाली देश है। अभी ओपेक से कौन अलग हुआ है हाल ही में? यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब सुन्नी बहुल क्षेत्र है, ईरान आपका शिया बहुल क्षेत्र है। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई, प्रॉक्सी वार चलता रहता है। यहाँ ये जो अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है इजराइल, ये पूरे अरब क्षेत्र को डिस्टर्ब करता रहता है। अमेरिका का लगातार यहाँ पर प्रभुत्व बना हुआ है। तो ये संघर्ष का क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुका है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद है। सीरिया में मामले, सीरिया में आपको पता है एक संगठन था ISIS, अब तो ख़त्म कर दिया गया लेकिन अभी भी उसका वर्चस्व है। ISIS है। यमन में गृह युद्ध, सिविल वार छिड़ा रहता है। लेबनान में सिविल वार, हिजबुल्ला है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हौदी विद्रोही हैं यमन वाले क्षेत्र में। तो इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे अशांति है पूरी तरीके से। ठीक है। अभी हाल ही में एक अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया है। अब्राहम एकॉर्ड नाम सुना है आपने? क्या है वो? अमेरिका के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता प्रदान कर दी जाए और इस क्षेत्र में नए तरीके के जियोपॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट हो। तो अभी इजराइल को कई सारे देशों ने, अभी देखो इजराइल को बहुत सारे देशों ने देश नहीं मानते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति इस्टेब्लिशमेंट करने का काम लगातार गवर्नमेंट कर रही है। अमेरिका भी इसमें प्रयास कर रहा है। ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ हमारा डिस्कशन था। और आगे चल के देखो, जनरली मैं चाह रहा था कि ये क्षेत्र के बारे में आपकी समझ रहे, क्योंकि लगातार अभी देख रहे हो चर्चा में केवल मिडिल ईस्ट आ रहा है। क्या इसमें अफगानिस्तान आता है? नहीं आता। अफगानिस्तान कहाँ पे आता है? साउथ एशिया में आता है। अफगानिस्तान 8 देश हैं, सार्क कंट्री। ठीक है। अफगानिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ऊपर यहाँ पे 5 देश और हैं, इनको बोलते हैं K2 T2U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन बच गया? K2 मतलब 2 के हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। हाँ। तो टोटल यहाँ पे 5 कंट्री, ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मध्य एशियाई कंट्री हैं। ठीक है। तो मध्य एशिया अलग है, दक्षिण एशिया अलग है, पूर्वी एशिया अलग है,
दक्षिण पूर्वी एशिया अलग है, जिसको हम आसियान कंट्री कहते हैं, तो अलग अलग, और मिडिल ईस्ट अलग है। पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है जितना मैंने बताया। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश बताए मैंने आपको, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं, एक बार में रिवाइज कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा मैप के साथ काम करना सीखिए। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यमन, ठीक है, ये मैंने बताए थे अरेबियन प्रायद्वीप में है। लेवेंट क्षेत्र में जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया मिस्र, तुर्की, इराक, ईरान, साइप्रस, ठीक है। ये कुछ कंट्री हैं जो इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के साथ जुड़ी हुई हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये मैपिंग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आपका विषय था।